I am Lokendra Kumar. Once again, welcome you on my YouTube channel Electro Classes. In last lecture, we will discuss about the AC series circuit, in which we discuss the pure resistive circuit, pure inductive circuit, and pure capacitive circuit. And we derive the expression for the average power for this circuit. Now, in today lecture, we will discuss about the RL series circuit, RC series circuit and RLC series circuit. तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि इनसे सीखने के लिए कुछ मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी हम नई वीडियो इसमें अपलोड करते हैं वो आपके पास तक पहुंच जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास जो सर्किट है दैट इज द आरएल सीरीज सर्किट। आरएल सीरीज सर्किट में हमने दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लिया है। आपको दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है। इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है। जब आप किसी सर्किट में कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वहाँ एक करंट फ्लो करती है। जब ये करंट रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक ड्रॉप क्रिएट करेगी, जिस ड्रॉप को हमने VR से डिनोट किया है। और जब ये करंट L से फ्लो करेगी तो वहां जो ड्रॉप क्रिएट करेगी दैट इज द VL। अब सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी ये होती है कि सीरीज सर्किट में जो करंट फ्लो करती है वो जितने भी एलिमेंट आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे उनसे सेम करंट फ्लो करेगी, लेकिन जब वो ड्रॉप क्रिएट करेगी एलिमेंट के अक्रॉस तो दैट विल बी द डिफरेंट। तो अब अगर हम यहाँ सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो V जो होगा वो किसका सम होगा? सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू VR, ये आपका फेजर सम होगा, दैट इज प्लस VL। अब अगर हम यहां से इस सर्किट के लिए एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो फेजर डायग्राम क्या कहेगा? करंट आपकी हमने सेम फेज पे ली है तो करंट को हम रेफरेंस ले लेते हैं, ये आपकी करंट है I। अब हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जब प्योर रेजिस्टिव का केस होता है तो उस केस में जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज रिलेशनशिप होती है वो आपकी जीरो एंगल पे होती है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो इस करंट के साथ सेम फेज में होगा, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VL वो क्या करेगा? आप इंडक्टर के लिए जो हमारे पास फेज रिलेशनशिप थी वो क्या थी? वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री लैगिंग था। वहां करंट आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही थी। या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज होगा VL वो करंट से लीड करेगा। तो इस केस में आपका जो VL होगा वो ये होगा। अब इन दोनों के रिजल्टेंट से जो हमारे पास वोल्टेज आएगा दैट वोल्टेज विल बी द सप्लाई वोल्टेज V, और ये जो एंगल होगा दैट विल बी फाई। अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये आपका राइट एंगल है। और राइट एंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, दिस बेस इज VR, यानी कि VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अब VR क्या है? VR इज द ड्रॉप across the resistance और VL ड्रॉप across the इंडक्टर। अब अगर हम B की बात करें
तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा I इंटू जेड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा I इंटू आर का होल स्क्वायर, और VL हो जाएगा आपका I इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से I को देखें तो I दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। या अगर मैं जेड की बात करता हूँ तो दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ इसको सिंपल इम्पिडेंस की बात करता हूँ तो ये बन जाएगा आर प्लस जे एक्स एल। अगर हम फाई की बात करेंगे तो फाई हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो वोल्टेज है ये आपका सप्लाई वोल्टेज है और ये आपकी करंट है। वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, फाई एंगल लैग कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें क्वांटिटी लैगिंग क्वांटिटी मिलती है। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका फाई एंगल लैग कर रहा है। तो इस केस में जो हमारी करंट होगी, जब हम करंट की इक्वेशन लिखेंगे तो दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब ये जो जेड है दैट विल बी जेड, जेड इज द इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस आरएल सर्किट के लिए क्या होगा, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अगर हम इम्पिडेंस को डिफाइन करें तो इम्पिडेंस क्या होगा, इम्पिडेंस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इस सर्किट में जो करंट का अपोजिशन क्रिएट करेगा वो आपका इम्पिडेंस होगा। बात समझ में आई? तो यहां से हमने करंट निकाली, तो आरएल सीरीज सर्किट के केस में जो करंट होती है वो वोल्टेज से फाई एंगल लैग करके चलती है। अब इस केस में अगर हमें पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर कैसे कैलकुलेट होगी, पावर कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। क्या होगा, V इंटू वो P नहीं V। तो इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5। फिर से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो अगर आप देखें तो ये आपकी बन गई इंस्टेंटेनियस पावर। अब अगर हमें इस सर्किट के लिए एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है तो हम एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे P एवरेज इज इक्वल टू 1/T 0 टू T P इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है जी। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/T 0 टू T वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी ओमेगा टी। अब यहां से हमारे पास कोई फंक्शन नहीं बनता है, तो इसको फंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमारे पास 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसको हम लिख सकते हैं 1/T 0 टू T वी एम आई एम बाई 2, और ये बन जाएगा आपका कॉस फाई माइनस
cos 2 omega t minus phi and this is d omega t। इसको जब हमने ओपन किया तो ये बनेगा a माइनस बी का a माइनस, इसको हम अगर लिखें फॉर्मूले को तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से साइन a इंटू साइन बी, ये लिखा जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इस फॉर्मूले से हमने इसको ओपन किया है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/t 0 to t Vm Im बाई 2 cos phi माइनस, इसको अगर हम एक टर्म मान ले ओमेगा टी माइनस 1/t 0 to t Vm Im बाई 2 cos 2 ओमेगा टी माइनस phi इंटू डी ओमेगा टी। अब अगर इसको हम टाइम पीरियड मान लें कि इसका टाइम पीरियड 2 पाई है तो 0 to 2 पाई Vm Im बाई 2 cos phi डी ओमेगा टी माइनस 1/t 0 to t Vm 0 to 2 पाई Vm Im बाई 2 cos 2 ओमेगा टी माइनस phi एंड टी ओमेगा टी। अब अगर आप फर्स्ट टर्म को देखते हैं तो फर्स्ट टर्म में Vm Im cos phi ये ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो यहाँ से ये सारे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। Vm Im बाई 2 cos phi 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा टी आएगा और इसकी लिमिट रखेंगे तो 0 to 2 पाई होगी। अब ये वाला अगर आप फंक्शन देखें तो ये फंक्शन भी आपका एक सिमेट्रिकल फंक्शन बन रहा है और आपको पता है कि अगर आप किसी सिमेट्रिकल फंक्शन की कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो 0 आएगी। इसका मतलब ये फंक्शन आपका 0 हो जाएगा, तो आपके पास जो पावर आएगी एवरेज पावर उसकी वैल्यू होगी 1/2 पाई Vm Im बाई 2 cos phi इंटू 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी P एवरेज इज इक्वल टू Vm Im बाई 2 cos phi। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो Vm बाई रूट 2 Im बाई रूट 2 एंड cos phi, ये बन जाएगा आपके पास Vrms Irms cos phi। सिंपली में हम लिख सकते हैं P एवरेज इक्वल टू Vi cos phi। तो यहाँ से आपके पास एवरेज पावर कैलकुलेट होके आ जाती है कि जो हमारे पास Vi cos phi होगी। ठीक है, अब अगर इस केस के लिए हम वेवफॉर्म देखें तो हमारे पास जो फेजर डायग्राम होगा दैट विल बी द ये वाला। यहाँ आपने देखा कि जो वोल्टेज है और करंट है उनके बीच में जो एंगल है दैट विल बी द फाई। यहाँ से वेवफॉर्म आपको एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है ब्लू कलर, जो रेड कलर की वेवफॉर्म है वो दिखा रहा है कि ये जो एंगल है जिससे वो लैग कर रही है दैट विल बी द फाई एंगल। ये जो एंगल है ये एंगल आपका फाई है, तो ये फाई एंगल लैग करके स्टार्ट की है। इसके बाद जो पावर निकाली है हमने दोनों की मल्टीप्लाई की तो करंट निगेटिव थी वोल्टेज पॉजिटिव था तो पावर आपकी निगेटिव आई। इसके बाद दोनों चीज पॉजिटिव है तो नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल के लिए आपकी पावर पॉजिटिव दिस एंड दिस। आपको दिख रहा होगा ये साइकिल जो है पावर की जो वायलेट कलर से है वो आपकी सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है ना, तभी उसका एक पार्ट आपका 0 हुआ और जो एवरेज पावर कैलकुलेट होके आई दैट विल बी द Vi cos phi।
आपको जब ये डेरिवेशन करना होगा तो आपको सर्किट बनाना होगा, फेजर डायग्राम करना होगा और ये वेवफॉर्म बनानी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आरसी सर्किट, आरसी सर्किट में भी सेम है। सर्किट को अगर हम समझें तो हमने एक रेजिस्टेंस लिया है और एक आपका कैपेसिटेंस लिया है और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू ली है दैट विल बी द आर ओम और कैपेसिटेंस हमने लिखा है सी फेरेड। इसके अक्रॉस हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ से आपकी एक करंट फ्लो करी दैट विल बी द आई और इस करंट ने रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप क्रिएट किया दैट विल बी द वी आर एंड कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप किया दैट विल बी बी सी। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम फिर से फिगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो फिगर डायग्राम किस तरीके से बनता है। फिगर डायग्राम बनाने के लिए हमने फिर से क्या किया, करंट को रेफरेंस लिया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है दैट विल बी वी आर, वो करंट के साथ सेम फेज में होगा क्योंकि हम प्योर रेजिस्टिव के केस में पढ़े थे कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप होगी प्योर रेजिस्टेंस के लिए वो जीरो होगी। अब कैपेसिटेंस के केस में करंट क्या करती है, लीड करती है, तो इसका मतलब वोल्टेज आपका लैग करेगा, तो हमने वोल्टेज को नीचे शो किया, दिस विल बी वी सी। अब इन दोनों के रिजल्टेंट से जो आपकी करंट वोल्टेज आएगा दैट विल बी द सप्लाई वोल्टेज, दिस विल बी सप्लाई वोल्टेज और ये एंगल क्या होगा, फाई होगा। इसका मतलब अगर हमने अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी किया है तो जो करंट होगी दैट विल बी I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगी। ठीक है जी। अब फिर से ये आपका राइट एंगल बना तो राइट एंगल के केस में हम क्या करेंगे, फिर से आपकी वही थ्योरम अप्लाई करेंगे, v का स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। v की वैल्यू हो जाएगी i इंटू जेड का स्क्वायर, वी आर की वैल्यू i इंटू आर का स्क्वायर, वी सी का मतलब हो जाएगा, इसको रिमूव करते हैं, ये आपकी यहां आपका जो होगा दैट विल बी i इंटू एक्स का स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और जेड की अगर हम वैल्यू निकालें तो दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एंड अगर हम जेड की बात करें तो यहाँ लिखा जाएगा आर माइनस जे एक्स। दिस इज द इम्पीडेंस फॉर द आरसी सीरीज सर्किट। चलिए, तो यहां से अगर हम फिर से इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई। पी की बात करें तो वी आई की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर से अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो ये बन जाता है वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव प्लस माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपकी इस केस की इंस्टेंटेनियस पावर हो जाती है। तो आरसी केस में जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी दैट विल बी P इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस केस के लिए जब हम एवरेज पावर की बात करेंगे तो एवरेज पावर आपकी कितनी हो जाएगी, एवरेज पावर कैपिटल P इक्वल टू 1 अपॉन टी 0 टू टी P इंटू डी ओमेगा टी 2 पाई 0 से
2 पाई, पी की वैल्यू थी आपके पास वी एम आई एम बाई 2 ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डी ओमेगा टी। इसको हम फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 पाई 0 to 2 पाई वी एम आई एम बाई 2 कॉस फाई माइनस यहाँ डी ओमेगा टी आ जाएगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डी ओमेगा टी। तो आप देखेंगे कि फिर से ये वाला जो फंक्शन है ये फिर से एक्स एक्सिस पे सिमेट्री शो करेगा, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 1/2 पाई 0 से 2 पाई वी एम आई एम बाई 2 कॉस फाई इंटू डी ओमेगा टी। तो 1/2 पाई, अब ये वाला जो फंक्शन है बी एम आई एम बाई 2 कोस फाई, ये ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये फिर से बाहर आ जाएगा कॉस फाई, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा टी में लिमिट पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई वी एम आई एम बाई 2 कॉस फाई 2 पाई माइनस जीरो, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास पी एवरेज इक्वल टू आएगा वी एम आई एम बाई 2 कॉस फाई, इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो वी एम बाई √2 आई एम बाई √2 एंड कॉस फाई, दिस विल बी द पी एवरेज, and P average equal to VRMS into IRMS into cos phi। तो यहाँ से P average इक्वल टू आ जाता है VI cos phi। तो इस तरीके से आपके RC सीरीज सर्किट के लिए जो एवरेज पावर कैलकुलेट होकर आती है दैट विल बी P average इक्वल टू VI cos phi। तो इस केस में अगर हम फेजर डायग्राम को देखते हैं तो जो फेजर डायग्राम है आपके उसमें जो करंट है वो वोल्टेज से फाई एंगल से लीड कर रही है, ये देखिए। अब अगर हम वेवफॉर्म को देखें तो ब्लू कलर की जो वेवफॉर्म है वो आपकी वोल्टेज की है और ये आपकी करंट की है। अब करंट क्या है आपकी, लगभग यहां से अगर हम देखें तो ये जो एंगल है ये आपका फाई एंगल से आगे चल, फिर इसके रेस्पेक्ट में आपने पावर, ये पावर एंड दिस, तो इस तरीके से आपकी वेवफॉर्म ड्रॉ होती है। अब आगे सर्किट पे चलते हैं, दैट विल बी द RLC सीरीज सर्किट। ये आपका 6 नंबर का केस है और इस केस में हमने तीनों एलिमेंट को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस आर ओम, इंडक्टेंस एल हेनरी, कैपेसिटेंस सी फैरेड, उसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक करंट फ्लो करेगा, दैट करंट विल क्रिएट द voltage drop across the resistance that will be the VR, across the inductor that will be the VL and across the capacitor that will be the VC। अब आपको पता है प्योर रेजिस्टिव केस में जो ड्रॉप होगा वो करंट के साथ सेम फेज में होगा, इंडक्टर केस में जो आपका ड्रॉप होगा VL वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा होगा एंड जो VC होगा वो करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा होगा। तो इसी फिनोमिना को हम यूज करते हुए यहाँ RLC सीरीज सर्किट के लिए क्या करते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये आपका I हो गया, दिस विल बी VR, सिमिलर तरीके से जैसे हमने VR के केस में बनाया था, दिस विल बी VL और ये केस आपका हो जाएगा VC।
अब अगर दोनों ही केस को हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, VL और VC। अगर हम प्रैक्टिकल केस को कंसिडर करें तो अगर हम जनरली किसी भी जगह का लोड को चेक करें कि उसकी नेचर क्या होगी, तो जनरली हमें जो लोड मिलता है वो आपका इंडक्टिव इन नेचर मिलता है। इंडक्टिव इन नेचर का मतलब है कि अगर इंडक्टिव नेचर होगा तो जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है दैट विल बी द हाइयर। अगर हम ये केस मान लें कि हमारा VL जो है वो VC से हाइयर है, तो उस केस में हम अगर VL माइनस VC को ड्रॉ करेंगे तो VL माइनस VC अपवर्ड होगा। अगर कैपेसिटिव आपका हाइयर होगा तो उस केस में VL माइनस VC आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर इन दोनों के रिजल्टेंट से हम एक वोल्टेज ड्रॉ करते हैं तो दैट वोल्टेज विल बी अप्लाइड वोल्टेज V, और ये जो एंगल होगा दैट विल बी फाई। तो इस केस में अगर फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे क्या मिलेगा, जो आपका हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर यानी V का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू रखता हूँ तो I इंटू जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखें तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो जेड की वैल्यू आ जाती है आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और जेड को अगर हम लिखते हैं तो आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। ये केस तब का इम्पिडेंस है जब हमने माना हुआ है कि जो हमारा इंडक्टिव लोड है वो हाइयर है। अगर हम जर्नली इम्पिडेंस को लिखते हैं RLC सीरीज सर्किट के केस में तो उसको हम लिखते हैं जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल डिफरेंस एक्सी। ये आपका जनरल फॉर्म है। अब यहां से आपके पास तीन केस बनते हैं। पहला केस, अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, उस केस में जो आपका RLC सर्किट होगा वो आपका बिहेव करेगा RL सर्किट की तरह। RL सर्किट हम पढ़ चुके हैं। दूसरा केस, अगर एक्सएल की वैल्यू लेस देन है एक्सी से, उस केस में आपका सर्किट बिहेव करता है RC सर्किट की तरह। तीसरा केस बनता है व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, उस केस में आपका केस होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में, ठीक है, ये तीनों केस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। उस केस में क्या होगा, जब हम एवरेज पावर की बात करेंगे, अगर हम यहाँ करंट की वैल्यू लिखते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ करंट की वैल्यू लिखते हैं तो करंट की वैल्यू हमने वोल्टेज अप्लाई किया गया था V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ करंट की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अगर एक्सएल ज़्यादा होगा तो माइनस फाइव और एक्सी ज़्यादा होगा तो प्लस फाइव। अगर दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी देन फाइव विल बी जीरो। और अगर हम इस केस में एवरेज पावर की बात करेंगे तो इस केस में भी वी आई कॉस फाइव आपकी एवरेज पावर। तो ये थी आपके तीनों सर्किटों के बारे में। अब अगर हम बात करें कि जब हम न्यूमेरिकल्स को यूज करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम कुछ फॉर्मूलों की बात करेंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास दो तरीके के हमारे पास ट्रायंगल होंगे। एक होगा हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल और एक होगा हमारे पास पावर ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं
तो दिस x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस एंड दिस इज कॉम्बिनेशन। ये आपका R होगा, ये आपका X होगा और ये आपका Z होगा। इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो cos फाई इक्वल टू आता है R अपॉन Z, ठीक है। साइन फाई इक्वल टू आता है X अपॉन Z। ये कहाँ से आ रहा है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल होगा, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो cos फाई की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा जो पावर ट्रायंगल है, अगर पावर ट्रायंगल को ड्रॉ करें तो सेम तरीके से आपका पावर ट्रायंगल ड्रॉ होता है। एक बार पेपर में आपसे ये चीज ड्रॉ कराई है, पी क्यू एस। पी आपके सर्किट में एक्टिव पावर, या ट्रू पावर, क्यू आपकी रिएक्टिव पावर, एस APP एपरेंट पावर, या टोटल वोल्ट एम्पियर। अगर आप P की बात करते हैं तो P की वैल्यू आती है VI cos फाई। Q की बात करें तो VI sin फाई एंड S इक्वल टू VI। ये तीनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके पेपर में आपसे न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इनका यूज होगा, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखें। यहां से आपके पास दो तरीके की चीजें आती हैं। अगर हम यहां से cos फाई निकालते हैं तो यहां से भी आपकी cos फाई की वैल्यू निकलती है, दैट विल बी that will be cos phi is equal to P अपॉन S, ठीक है जी। अब cos phi की अगर हम बात करें तो ये जो cos phi है इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। अगर हम पावर फैक्टर को डिफाइन करें तो सबसे जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन होती है वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है, अगर आप उसका कोसाइन ले लें तो दैट विल बी द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। एक डेफिनेशन बनती है पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस, एंड दूसरी डेफिनेशन आपकी जो बनती है दैट विल बी पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द एपरेंट पावर। एक्टिव पावर को आप हमेशा वॉट्स में मेजर करते हैं, रिएक्टिव पावर को आप वॉट्स में मेजर करते हैं और इसको वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। तो यहां से आपके 2 नंबर के जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल, या तो पावर्स पूछ ली जाएंगी आपसे, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, ठीक है। या आपसे पावर फैक्टर पूछ लिया जाता है, पावर फैक्टर को डिफाइन कीजिए, ये चीज। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल इलेक्ट्रो क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।